हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का देव क्लासेज बूंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं धारा सिंह गुजर। हमें कल पढ़ रहे थे सिंधु सभ्यता, और सिंधु सभ्यता में हमने सिंधु सभ्यता का सामान्य परिचय पढ़ लिया था दोस्तों। आगे हमें सिंधु सभ्यता के अंदर ही उसके उत्खनन स्थल या सिंधु सभ्यता के नगर पढ़ रहे थे। तो देखते हैं, सिंधु सभ्यता का हमने एक स्थल देख लिया था, हड़प्पा। हड़प्पा के बाद में दोस्तों हम देखते हैं मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का जो दूसरा स्थल था, या हमें जो उत्खननकर्ताओं ने जो दूसरा स्थल खोजा वो था मोहनजोदड़ो। हाँ तो देखो दोस्तों, मोहनजोदड़ो की जो खोज की वो कौन थे? खोजकर्ता। कौन? खोजकर्ता। तो मोहनजोदड़ो का जो खोजकर्ता था दोस्तों वो है राखलदास बनर्जी। कौन था? राखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खोज करने वाला जो व्यक्ति था वो था दोस्तों राखलदास बनर्जी। ये बात हो गई खोजकर्ता की। अब आगे देखते हैं कि मोहनजोदड़ो का किस समय या किस वर्ष इसका उत्खनन हुआ या खोज हुई, तो वो वर्ष है 1922। यहां तक बात क्लियर हो गई। आगे देखो दोस्तों कि सिंधु सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो स्थान था वो किस जगह पर स्थित था या किस जगह यह मिला। तो देखो दोस्तों, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है वर्तमान में। यह सिंध प्रांत, पाकिस्तान का एक राज्य है सिंध। सिंध प्रांत के लरकाना जिला, कौन सा जिला? लरकाना। लरकाना जिले के अंदर, लरकाना जिले के अंदर सिंधु नदी के किनारे, कौन सी नदी? सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो का स्थान है, या इस स्थान पर हमको मोहनजोदड़ो मिला। तो ये बात हो गई मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता और उसका समय, और समय के बाद में कि हमें मोहनजोदड़ो किस स्थान पर मिला। तो पाकिस्तान के सिंध राज्य के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो का खोज की गई या उत्खनन किया गया। अब आगे देखो दोस्तों कि हमें मोहनजोदड़ो के उपनाम देखते हैं। उपनाम कि मोहनजोदड़ो के कौन कौन से नाम है जो इतिहासकारों ने इसके नाम दिए। तो देखो दोस्तों, इसको सिंध का नखलिस्तान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंध का नखलिस्तान। बहुत बढ़िया प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सिंध का नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस नगर को कहा जाता है। तो वो है मोहनजोदड़ो। आगे देखते हैं इसका दूसरा उपनाम सिंध का बाग। क्या कहते हैं इसको? दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं? सिंध का बाग। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है। तो आगे देखो और भी है इसके उपनाम। एक है रेगिस्तान का बगीचा। अगला क्या नाम है इसका? रेगिस्तान का बगीचा। मोहनजोदड़ो को इस नाम से भी जानते हैं। अगला और है इसके उपनाम, वो है इसको स्तूपों का शहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्तूपों का शहर भी कहते हैं। ये चार उपनाम हमको मोहनजोदड़ो के मिलते हैं। इसको सिंध का नखलिस्तान, सिंध का बाग और सिंध का, या फिर हम कह सकते हैं कि रेगिस्तान का बगीचा और स्तूपों का शहर भी मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अब देखो दोस्तों, स्तूपों का शहर इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहली दूसरी शताब्दी में भारत में कुषाण साम्राज्य था, और कुषाण राजा कनिष्क ने मोहनजोदड़ो में स्तूप का निर्माण करवाया था। इसलिए इतिहासकारों को उत्खनन करते समय मोहनजोदड़ो से एक स्तूप भी मिला, और उसका माना जाता है कि जो समय वो पहली से दूसरी शताब्दी माना जाता है।
तो ये बात हो गई मोहनजोदड़ो की कि इसका खोजकर्ता कौन था, समय क्या था, किस स्थान पर यह मिला और इसके कौन कौन से उपनाम है, यह हमने देख लिया। अब आगे देखो दोस्तों कि मोहनजोदड़ो में और क्या है। अब है कि हमें मोहनजोदड़ो से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेष देखते हैं कौन कौन से हमको अवशेष प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। देखो, मोहनजोदड़ो से एक बृहत स्नानागार मिला है। क्या मिला है दोस्तों? बृहत स्नानागार। कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। इतिहासकारों ने यह कहा कि मोहनजोदड़ो से जो बृहत स्नानागार मिला है वो धार्मिक कार्यों के लिए बनाया गया होगा। किस कार्य के लिए बनाया गया होगा? धार्मिक कार्यों के लिए बनाया गया होगा, ऐसा अनुमान लगाते हैं, के लिए बनाया गया होगा। बहुत बढ़िया बात है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो का बृहत स्नानागार किस कार्य के लिए बनाया गया था, तो वो था धार्मिक कार्य के लिए। मोहनजोदड़ो के निवासी बहुत बड़ा स्नानागार बनाया था। आगे देखो, हमें दूसरा जो अवशेष मिलता है मोहनजोदड़ो से वो है अन्नागार। हमने पहले देखा था कि हड़प्पा से भी हमको एक अन्नागार मिला है और मोहनजोदड़ो से भी मिला है। तो देखो दोस्तों, सिंधु सभ्यता में कई स्थलों से हमको अन्नागार के अवशेष मिले हैं। तो वो देखते हैं दोस्तों कौन कौन से हैं। एक हो गया हड़प्पा से भी हमको मिला है। दूसरा हो गया मोहनजोदड़ो से भी हमको अन्नागार मिला है। और एक और स्थल है सिंधु सभ्यता का लोथल से भी हमको क्या मिला है? अन्नागार मिला है। और एक और स्थल है दोस्तों कालीबंगा से भी हमको अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये बात हो गई कि सिंधु सभ्यता में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा से अन्नागार प्राप्त हुए हैं। आगे देखो दोस्तों, इतिहासकार या उत्खननकर्ता ऐसा मानते हैं कि मोहनजोदड़ो का जो शासन है वो राजतंत्रात्मक न होकर के कैसा था? फिर राजतंत्रात्मक न होकर के जनतंत्रात्मक था। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि मोहनजोदड़ो का जो शासन था वहां से जो प्राप्त हुए अवशेष, उसके अनुसार इतिहासकारों ने कहा है कि मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर के जनतंत्रात्मक शासन के रूप में था। आगे देखो दोस्तों, संसार में सबसे प्राचीनतम कपड़ा और चांदी के अवशेष मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। देखो कितनी अच्छी बात है। कई बार पूछा गया है कि संसार में सबसे प्राचीनतम जो अवशेष थे कपड़े का और चांदी का, वो हमें कहां से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों वो हमें प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। ये ध्यान रखने वाली बात है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न भी है। तो सबसे महत्वपूर्ण या हम कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंस जो प्रश्न है वो है ये आपका। आगे देखो दोस्तों कि हमको मोहनजोदड़ो से योगी की मूर्ति और नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति मिली है। तो ये सब चीजें दोस्तों हमको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। आगे भी और देखेंगे। तो यहाँ हमें मोहनजोदड़ो से बृहत स्नानागार मिल गया, अन्नागार मिल गया, उसके शासन के बारे में जानकारी मिल गई और हमें संसार का सबसे प्राचीनतम
शासन प्रणाली के बारे में भी पता चल गया। और प्राचीनतम चांदी और कपड़े के जो प्रमाण या अवशेष मिलते हैं वो भी मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। और मोहनजोदड़ो में योगी की मूर्ति और नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। अब देखते हैं दोस्तों आगे और क्या क्या चीजें हमको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो देखो दोस्तों, मोहनजोदड़ो में पुरोहित आवास, क्या है? पुरोहित आवास। मोहनजोदड़ो से पुरोहित आवास भी प्राप्त हुए हैं, जिनको इतिहासकार महाविद्यालय भवन कहते हैं। क्या कहते हैं? महाविद्यालय भवन। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि कई बार पूछा गया है कि किस स्थान से हमको महाविद्यालय के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो वो है दोस्तों मोहनजोदड़ो से हमको महाविद्यालय के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आगे देखो दोस्तों, हमको मोहनजोदड़ो से ही एक पाशुपति शिव की, मोहनजोदड़ो से ही हमको पाशुपति शिव की मूर्ति मिली है। क्या मिली है? मूर्ति मिली है। वो मूर्ति किसकी है? इतिहासकार उसको पाशुपति शिव की मूर्ति बताते हैं। आगे देखो दोस्तों, हमें मोहनजोदड़ो से मोहनजोदड़ो से घोड़े के दांत, बहुत बढ़िया प्रश्न है। घोड़े के दांत और घोड़े की मिट्टी की मूर्ति, घोड़े की मिट्टी की मूर्ति और ऊंट की हड्डियां, ये सभी मोहनजोदड़ो से हमको उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। घोड़े के दांत, घोड़े की मिट्टी की मूर्ति और ऊंट की हड्डियां हमको कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। आगे देखो दोस्तों, सिंधु सभ्यता में सबसे ज्यादा, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक कुएं किस नगर में या किस स्थल में प्राप्त होते हैं? तो दोस्तों वो नगर है, वो स्थान है, कौन सा? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से उत्खनन में सबसे ज्यादा कुओं की प्राप्ति हुई है। आगे देखो दोस्तों, मोहनजोदड़ो से ही हमको सूती वस्त्र की जानकारी या प्रमाण मिलता है। संसार का सबसे प्राचीनतम जो सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं वो मिले हैं दोस्तों मोहनजोदड़ो से। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि संसार में सबसे प्राचीनतम कपास के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो स्थल भी आपका मोहनजोदड़ो ही माना जाता है। और सूती कपड़े का सबसे प्राचीनतम जो प्रमाण या अवशेष मिलता है वो भी दोस्तों मोहनजोदड़ो को ही माना जाता है। आगे देखो दोस्तों, इसी में कि और मोहनजोदड़ो से हमें कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो वो है दोस्तों, मोहनजोदड़ो से 20 स्तंभों वाला भवन मिला है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। कई बार पूछा गया है कि किस नगर से, सिंधु सभ्यता के किस नगर से 20 स्तंभों वाला भवन मिला है? तो वो है दोस्तों मोहनजोदड़ो। आगे देखो दोस्तों, हमें मोहनजोदड़ो से ही सलाका युक्त तलवार भी मिली है। वैसे तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के जो व्यक्ति थे या निवासी थे वो शांति प्रिय माने जाते थे। वो युद्ध नहीं करते थे या युद्ध से उनका लगाव नहीं था। तो सिंधु सभ्यता के लोग शांति प्रिय माने जाते हैं। फिर भी हमको मोहनजोदड़ो से तलवार मिली है। तो ये हो गया अपना मोहनजोदड़ो, सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थल नगर
मोहनजोदड़ो गया, हमने इसमें देख लिया कि इसका खोजकर्ता कौन था, यह किस समय इसकी खोज की गई और यह किस स्थान पर मिला। तो उसके बाद में हमने इसके उपनाम देख लिए, उपनाम के बाद में हमने मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेष भी हमने देख लिए। तो दोस्तों ये आपका मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक स्थल था, वो पूरा हो चुका है। और आगे अब हम देखते हैं सिंधु सभ्यता का ही अगला स्थल, वो है लोथल। कौन सा है दोस्तों? लोथल। लोथल लोथल अब देखते हैं दोस्तों लोथल का खोजकर्ता कौन था। कौन खोजकर्ता कौन था किसका? लोथल का। तो देखो दोस्तों खोजकर्ता था S.R. राव। कौन था दोस्तों? S.R. राव। ध्यान रखिएगा, कई बार डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है कि लोथल का खोजकर्ता कौन था, तो आप बता सकते हैं क्योंकि ये आंसर आपके सामने है। आगे देखो दोस्तों कि लोथल का किस वर्ष खोज हुई थी। समय देखो दोस्तों कि किस वर्ष लोथल की खोज हुई। R.S. राव ने किस समय लोथल की खोज की, तो वो समय था दोस्तों 1957 में R.S. राव ने लोथल नामक सिंधु सभ्यता के नगर की खोज की। उसके बाद में दोस्तों कि लोथल किस स्थान पर स्थित है, तो देखो स्थान लोथल है भारत के गुजरात राज्य में लोथल भारत के गुजरात राज्य में अहमदाबाद जिले में, गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे। ध्यान रखना कौन सी नदी है? भोगवा नदी के किनारे कौन सा स्थल मिला दोस्तों? लोथल मिला। ये बात हो गई कि हम पढ़ रहे लोथल सिंधु सभ्यता का एक नगर है, तो इसकी खोज किसने की? R.S. राव ने। कब की? 1957 में। और यह किस स्थान पर है R.S. राव को मिला? तो वो स्थान है दोस्तों भारत के गुजरात राज्य में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे लोथल नामक सिंधु सभ्यता का नगर मिला। आगे देखते हैं दोस्तों इसके उपनाम क्या है। उपनाम देखो दोस्तों कि लोथल को किन नामों से जाना जाता है, तो वो है दोस्तों देखो लघु हड़प्पा। क्या है? लघु हड़प्पा। लोथल को R.S. राव ने लघु हड़प्पा भी कहा है। और दूसरा नाम है इसका लघु मोहनजोदड़ो। लघु मोहनजोदड़ो। लोथल नामक सिंधु सभ्यता का नगर है, उसके दो उपनाम है। इसको लघु हड़प्पा भी कहा जाता है और लघु मोहनजोदड़ो भी इसको कहा जाता है। हाँ, तो यहां तक बात क्लियर हो गई दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं लोथल, और लोथल में भी हमने इसका खोजकर्ता देख लिया, इसका समय देख लिया, इसका स्थान देख लिया और इसके उपनाम हमने देख लिया कि इसको कौन कौन से उपनामों से जाना जाता है। लघु हड़प्पा है और लघु मोहनजोदड़ो है। अब हम देखेंगे दोस्तों कि हमें लोथल नामक सिंधु सभ्यता का जो स्थान है उससे हमें कौन कौन से अवशेष प्राप्त होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखो दोस्तों लोथल से प्राप्त अवशेष, लोथल से प्राप्त अवशेष देखते हैं दोस्तों कौन कौन से अवशेष हमको लोथल नामक स्थान से प्राप्त होते हैं। हमने पहले हड़प्पा के देख लिए, उसके बाद मोहनजोदड़ो के देख लिए और हम देख रहे हैं अब लोथल के। तो लोथल में देखो दोस्तों हमें लोथल से एक बहुत बढ़िया वस्तु मिली है और वो है लोथल से गोदीबाड़ा। क्या मिला है दोस्तों? गोदीबाड़ा। हमें लोथल से गोदीबाड़ा मिला है जो सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा, या हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी अवशेष माना जाता है। कौन? गोदीबाड़ा। कहां से मिला है? लोथल से मिला है। आगे देखो दोस्तों हमें यहां से यज्ञ वेदियां या
यज्ञवेदियां या अग्निवेदियां भी प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता में दोस्तों दो जगह से ही हमको यज्ञवेदियां या फिर अग्निवेदियां प्राप्त हुई है। तो एक स्थल है आपका लोथल और दूसरा स्थल है, हम आगे पढ़ेंगे, कालीबंगा। वहां से भी हमें यज्ञवेदियां या अग्निवेदियां प्राप्त हुई है। तो हम इस चीज से यह अंदाजा लगा सकते हैं कि सिंधु सभ्यता में, यानी कि आज से करीब 5000 साल पहले भी हमारे देश में या सिंधु सभ्यता के लोग अग्नि यज्ञ किया करते थे। इससे हम यही पता लगा सकते हैं। आगे देखो दोस्तों, हमें यहां से और क्या मिला है? तो तीसरी चीज हमको यहां से मिली है कि यहां से एक छिद्र युक्त खोपड़ी मिली है, खोपड़ी मिली है। तो ये छिद्रयुक्त खोपड़ी मिली है, उससे इतिहासकार यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह संसार का सबसे प्राचीन शल्य चिकित्सा के प्रमाण है। किसके प्रमाण है? शल्य चिकित्सा के प्रमाण है। देखो कितनी अच्छी बात है, कई बार पूछा गया है कि संसार में सबसे प्राचीन शल्य चिकित्सा के प्रमाण हमको कहां से प्राप्त होते हैं? तो लोथल से प्राप्त होते हैं। एक और सिंधु सभ्यता का स्थल है जहां से हमको शल्य चिकित्सा के प्रमाण प्राप्त होते हैं, तो वो है दोस्तों आपका कालीबंगा, जो हम आगे पढ़ेंगे। ये बात हो गई। अब और देखते हैं कि लोथल से हमें और क्या मिलता है। तो देखो, लोथल से हमें फारस की एक मुहर मिली है। क्या मिली है? फारस की मुहर। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि किस स्थल से हमको फारस की मुहर मिली है? तो वो स्थल है आपका लोथल। यहां तक समझ में आ गया दोस्तों? यहां तक क्लियर है? आगे देखो कि हमें लोथल से और क्या चीज मिली है उत्खनन में। तो वो है यहां से हमको चावल व बाजरे का, चावल और बाजरे का साक्ष्य भी हमको कहां से प्राप्त होता है दोस्तों? लोथल से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? लोथल से। तो यहां तक बात क्लियर हो गई दोस्तों। हम लोथल पढ़ रहे हैं, लोथल नामक नगर। लोथल में हमने देख लिया कि यहां से गोदीबाड़ा मिला है, यहां से यज्ञवेदिया या अग्निवेदिया प्राप्त हुई है, यहां से प्राचीनतम शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी हमको मिला है, और यहां से हमको एक फारस की मुहर भी मिली है। उसके बाद में दोस्तों हमने देखा कि यहां से चावल और बाजरे के भी साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं दोस्तों कि हमें लोथल से और क्या मिला है। देखो, लोथल से हमको घोड़े की मिट्टी की मूर्ति मिली है। अभी हमने मोहनजोदड़ो में देखा था, मूर्ति मिली है। हमने अभी मोहनजोदड़ो में देखा था कि वहां भी हमें घोड़े की मिट्टी की मूर्ति मिली थी। उसके बाद में देखो कि और क्या मिला है दोस्तों, हमें यहां से हाथी दांत का, क्या? हाथी दांत का स्केल मिला है। क्या मिला है? स्केल या पैमाना। क्या मिला है? स्केल या पैमाना। कहां से मिला है? लोथल से मिला है। आगे देखो, हमें यहां से लकड़ी का अन्नागार मिला है। क्या मिला है? लकड़ी का अन्नागार। बहुत बढ़िया प्रश्न है, कई बार पूछा गया है दोस्तों कि लकड़ी का अन्नागार हमको कहां से प्राप्त हुआ है। तो वो स्थल है आपका दोस्तों लोथल। अब आगे देखते हैं कि हमें और लोथल से क्या क्या चीजें प्राप्त होती है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए। देखते हैं दोस्तों आगे। हमें लोथल से ही एक और चीज मिली है, वो है दिशा सूचक यंत्र। कितनी अच्छी बात है कि प्राचीन काल में भी लोग दिशा का ज्ञान करने के लिए दिशा सूचक यंत्र का उपयोग करते थे, और वो स्थान था आपका लोथल। या हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग भी प्राचीनतम काल में अपने समय का निर्धारण या दिशा का निर्धारण करने के लिए किसका उपयोग करते थे? दिशा सूचक यंत्र का। आगे देखो दोस्तों, हमें और क्या मिला है लोथल से? लोथल से हमको मिला है चक्की के 2 पार्ट। क्या मिला है? चक्की के
दो पाट, ये भी हमको कहां से मिले हैं? लोथल से ही मिले हैं। आगे देखो कि और क्या चीज मिला है हमको, और मिला है कि लोथल से मालिक के साथ बकरी के दफनाए जाने के अवशेष मिले हैं। कितनी अच्छी बात है कि लोथल के लोग मालिक के शव के साथ में बकरी को भी दफनाते थे। बहुत बढ़िया प्रश्न है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, तो आप ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए कि आपके यहाँ हर बात, हर टॉपिक, हर शब्द का आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा और क्लियरिफिकेशन भी आपको मिलेगा। तो और देखते हैं दोस्तों कि लोथल से हमें क्या चीज प्राप्त होती है। तो ये हमने देख लिया कि लोथल से घोड़े की मूर्ति, हाथी दांत का पैमाना, लकड़ी का अन्नागार, और उसके बाद में दोस्तों हमने दिशा सूचक यंत्र भी हमको लोथल से ही मिला है, और लोथल से चक्की के दो पार्ट भी हमको मिले हैं। उसके बाद में दोस्तों हमें लोथल से मालिक के साथ में बकरी का दफनाए जाने के अवशेष भी हमको मिले हैं। आगे देखते हैं दोस्तों और क्या क्या मिला है हमको लोथल से। तो देखो दोस्तों, आगे हमें लोथल से तांबे की कार्यशाला मिली है। किसकी? तांबे की कार्यशाला। क्या मिली है? कार्यशाला। बहुत बढ़िया प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है कि तांबे की कार्यशाला कहां से प्राप्त हुई है, तो वो स्थान है आपका लोथल। आगे देखते हैं कि और क्या मिला है कि लोथल को सिंधु सभ्यता का व्यापारिक केंद्र माना जाता था। बहुत बढ़िया प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का व्यापारिक केंद्र भी माना जाता है, व्यापारिक केंद्र भी माना जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु सभ्यता का व्यापारिक केंद्र था, तो वो है आपका लोथल। हाँ तो दोस्तों, ये लोथल नामक नगर आपका पूरा हो गया। हमने इसमें लोथल का खोजकर्ता, समय, स्थान, इसके उपनाम और इससे जो अवशेष प्राप्त हुए हैं दोस्तों, वो हमने देख लिया है। बढ़िया ही क्लियरिफिकेशन स्थिति के साथ में आगे हम देखते हैं सिंधु सभ्यता का अगला स्थल। हाँ तो देखो दोस्तों, सिंधु सभ्यता का अगला स्थल कौन सा है, तो वो है चहुंदड़ो। कौन सा स्थल है? चहुंदड़ो। हाँ तो दोस्तों देखते हैं इसका खोजकर्ता। देखो दोस्तों, चहुंदड़ो का खोजकर्ता कौन है, तो वो है एनजी मजूमदार। कौन है? एनजी मजूमदार। एनजी मजूमदार ने चहुंदड़ो की खोज की, और किस समय की, तो वो है दोस्तों समय 1931 में एनजी मजूमदार ने चहुंदड़ो नामक स्थान की खोज की। अब देखते हैं दोस्तों कि किस स्थान पर है, कि एनजी मजूमदार ने इसको किस स्थान पर खोजा, तो वो देखते हैं दोस्तों। देखो स्थान यह है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कहां? सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी किनारे? सिंधु नदी के किनारे। यहां तक बात क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गई? आगे देखो कि अपन पढ़ रहे हैं चहुंदड़ो, और चहुंदड़ो में भी हमने पढ़ लिया है कि चहुंदड़ो की खोज किसने की, तो खोजकर्ता आपका हो गया कि एनजी मजूमदार। खोजकर्ता हो गया दोस्तों कौन? एनजी मजूमदार। उसके बाद में हमने इसका समय देख लिया कि एनजी मजूमदार ने किस वर्ष में इसकी खोज की, तो वो समय है आपका 1931। 1931 में एनजी मजूमदार ने चहुंदड़ो नामक स्थान की खोज की।
उसके बाद दोस्तों हमने इसका स्थान देखा, तो स्थान है यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे चहुंदड़ो नामक स्थान की खोज की गई। अब देखते हैं दोस्तों इसका उपनाम। उपनाम इसका उपनाम है दोस्तों औद्योगिक नगर। क्या कहते हैं इसको? सिंधु सभ्यता का औद्योगिक नगर किसको कहा जाता है? तो वो स्थान है आपका चहुंदड़ो। चहुंदड़ो को सिंधु सभ्यता का औद्योगिक नगर भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आपको कि आपको यहाँ जो भी लाइन मिल रही है, प्रत्येक लाइन वह बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है आपके लिए, एग्जाम की दृष्टि से भी और आपकी लिए भी। तो आप ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए। आपका देव क्लासेज बूंदी में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। हाँ, तो देखो दोस्तों आगे अब हम देखेंगे कि चहुंदड़ो से हमको क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं दोस्तों। तो वो देखते हैं अवशेष। चहुंदड़ो से प्राप्त अवशेष। देखो दोस्तों कि हमें चहुंदड़ो से कौन कौन सी चीजें मिली है वो देखते हैं दोस्तों। अब देखो हमें चहुंदड़ो से मनके बनाने का कारखाना मिला है। क्या मिला है दोस्तों? मनके बनाने का कारखाना। बहुत बढ़िया प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है दोस्तों यह प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के किस नगर से हमको मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है? तो वो आपका जो नगर है वो है चहुंदड़ो। आगे देखो दोस्तों, सिंधु सभ्यता का एकमात्र नगर है। अब देखते हैं कि कौन सा नगर है ये। सिंधु सभ्यता का एकमात्र नगर है जहां से वक्राकार ईंट मिली है। क्या मिली है दोस्तों? वक्राकार ईंट। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा कौन सा नगर है जहां से हमको वक्राकार ईंटें मिली है? तो वो है आपका चहुंदड़ो। हाँ, तो देखो दोस्तों आगे अगला, सिंधु सभ्यता के इस नगर से किसी भी दुर्ग के अवशेष नहीं मिले हैं। किसी भी दुर्ग के अवशेष नहीं मिले हैं। कई बार प्रश्न आता है कि सिंधु सभ्यता के कई स्थानों पर हमको दुर्ग के अवशेष मिलते हैं, लेकिन चहुंदड़ो से कोई भी दुर्ग के अवशेष हमको प्राप्त नहीं होते हैं। ये बात यहां तक समझ में आ गई दोस्तों। आगे देखते हैं कि हमें यहां से चहुंदड़ो से अलंकृत हाथी, चहुंदड़ो से अलंकृत हाथी का खिलौना मिला है। क्या मिला है दोस्तों? अलंकृत हाथी का खिलौना मिला है। ये बात हो गई दोस्तों। आगे देखो कि और क्या मिला है हमको चहुंदड़ो से, वो देखते हैं। देखो चहुंदड़ो से हमको बिल्ली का पीछा करते हुए क्या मिला है दोस्तों? बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह मिले हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है, मिले हैं। कई बार पूछा भी गया है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता के किस नगर से हमको बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह या पैर मिले हैं? तो वो नगर है आपका दोस्तों क्या है? चहुंदड़ो। आगे हैं, देखो बेटा आगे और देखते हैं कि क्या है हमको चहुंदड़ो में और क्या क्या मिली है। तो देखो दोस्तों ये बात यहां तक क्लियर है। आगे देखते हैं, हमें चहुंदड़ो से सौंदर्य प्रसाधन सामग्री मिली है। क्या मिली है? सौंदर्य प्रसाधन सामग्री मिली है। इसको दोस्तों लिपस्टिक, क्या मिला है यहां से?
लिपस्टिक। बहुत बढ़िया प्रश्न है, कई बार प्रश्न भी आ गया है दोस्तों कि सौंदर्य प्रसाधन संबंधित जो सामग्री है वो सिंधु सभ्यता के किस नगर से मिला है, तो आपका वो नगर है बेटो, कौन सा है वो नगर? चहुंदड़ो। आगे देखो, हमें चहुंदड़ो से शाही का दंवात मिला है। क्या मिला है? शाही का दंवात। कहां से मिला है? चहुंदड़ो से मिला है। ध्यान रखने वाली बात है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार कई एग्जाम में आपसे ये प्रश्न पूछा गया है, लेकिन आपका शायद हर बार ये प्रश्न गलत निकलता होगा, लेकिन आपको यहां पढ़ने के बाद में आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपने अब ये प्रश्न पढ़ लिया है। आगे देखते हैं दोस्तों और क्या मिलता है यहां से, तो यहां से हमें और मिलता है मुद्रा बनाने का कारखाना भी। मुद्रा बनाने का कारखाना बनाने का प्रमाण मिला है कि हो सकता है कि चहुंदड़ों के लोग मुद्रा भी बनाते थे यहाँ, या सिंधु सभ्यता का ऐसा नगर है जहां मुद्रा बनाने का जो प्रमाण मिला है वो मिला है दोस्तों आपको चहुंदड़ों से। आगे देखते हैं कि यहाँ गुड़िया बनाने का कारखाना भी था। गुड़िया बनाने का कारखाना भी था। क्या था दोस्तों? गुड़िया बनाने का कारखाना भी मिला है। तो दोस्तों हमने पहले ही इसका उपनाम देख लिया था कि इसको सिंधु सभ्यता का औद्योगिक नगर भी कहते हैं। तो आपने देखा कि इसमें जो भी अवशेष हमको प्राप्त हुए हैं वो सभी किसी न किसी कारखाने से संबंधित है, चाहे हमने मनके बनाने का कारखाना हो, चाहे मुद्रा बनाने का कारखाना हो, चाहे हम बात करें गुड़िया बनाने का कारखाना हो, तो ये सभी चीजें हमको कहाँ से मिली है? चहुंदड़ों को, इस चहुंदड़ों से, और इसीलिए चहुंदड़ों को हम सिंधु सभ्यता का औद्योगिक नगर भी कहते हैं। हाँ तो दोस्तों ये बात हो गई हमारी किसकी? चहुंदड़ों नामक स्थान की। अब आगे हम देखते हैं सिंधु सभ्यता का बहुत बढ़िया, बहुत महत्वपूर्ण नगर है, और आपके राजस्थान की जो भी एग्जाम होती है उसकी दृष्टि से भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो वो देखते हैं दोस्तों कौन सा है, और वो नगर है आपका कालीबंगा। कौन सा है दोस्तों? कालीबंगा। हाँ तो अब हम पढ़ेंगे दोस्तों कालीबंगा। देखते हैं दोस्तों कि कालीबंगा में क्या क्या हमको मिला है, इसका खोज कब हुई, इसका उत्खनन कब हुआ, और इसका स्थान कहाँ पर यह मिला, इसमें क्या क्या चीजें मिली, उसके बारे में अब हम देखते हैं। हाँ तो आप देखते रहिए दोस्तों। देखो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है। जो कालीबंगा नामक शब्द है इसका अर्थ सिंधी भाषा में, कौन सी भाषा में? सिंधी भाषा में क्या अर्थ होगा इसका? काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां, ये इसका अर्थ हो गया दोस्तों कालीबंगा का। वो भी सिंधी भाषा में इसका अर्थ हुआ काले रंग की चूड़ियां। अब आगे देखते हैं हम इसका खोजकर्ता। क्या दोस्तों? खोजकर्ता। देखते हैं दोस्तों कि इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज की है अमलानंद घोष ने। किसने की है दोस्तों? अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने इसकी खोज की है। आगे उसके बाद में इसका एक और आता है उत्खनन, कि कालीबंगा का उत्खनन किसने किया। तो वो देखते हैं दोस्तों किसने किया उत्खनन। कालीबंगा का जो उत्खनन था वो दोस्तों बीके थापर। कौन था? बीके थापर। और बीबी लाल। कौन था दूसरा? बीबी लाल। इन दोनों ने मिलकर के कालीबंगा का उत्खनन किया। कालीबंगा का खोज किसने की? अमलानंद घोष ने। अब समय की बात आती है कि इन्होंने किस समय इसकी खोज की और इसका उत्खनन किया। तो देखो दोस्तों 1953 में, कब? 1953 में तो इसकी खोज हुई, और 1961 में इसका उत्खनन हुआ।
तो ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों यहाँ पर कि इसका उत्खनन अलग वर्ष हुआ और इसकी खोज अलग वर्ष से हुई है। तो आपको ध्यान रखना है, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कालीबंगा का उत्खनन कब हुआ, लेकिन हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। अब प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि अब आपने पढ़ लिया है। आगे देखो दोस्तों, ये समय की बात हो गई। अब हम इसके उपनाम देख लेते हैं। क्या देख रहे हैं? उपनाम। उपनाम देख लेते हैं कि कालीबंगा के कौन कौन से उपनाम हैं, तो वो देख लेते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, इसका उपनाम है गरीब बस्ती। क्या है? गरीब बस्ती पहला। दूसरा हो जाता है दोस्तों इसका दीनहीन बस्ती। दूसरा कौन सा उपनाम हो जाता है? दीनहीन बस्ती। तीसरा एक और है इसका उपनाम कि तीसरी राजधानी। किसकी तीसरी राजधानी? हिंदू सभ्यता की तीसरी राजधानी कौन है? कालीबंगा। ये बात हो गई दोस्तों। देखो मैं आपको दोबारा से फिर इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। हम कालीबंगा पढ़ रहे हैं, सिंधु सभ्यता का एक नगर है, एक स्थल है। तो कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, वो सिंधी भाषा में काले रंग की चूड़ियां होता है। और फिर इसकी हम बात करेंगे कि इसकी खोज कब हुई। तो इसके खोजकर्ता थे अमलानंद घोष। 1953 में अमलानंद घोष ने इसकी कालीबंगा की खोज की। उसके बाद में बात आती है दोस्तों उत्खनन की। उत्खनन किसने किया? तो उत्खनन किया है दोस्तों पीके थापर और बीबी लाल ने इसका उत्खनन किया है। और उसके बाद में इसका जो आता है स्थान कि यह किस स्थान पर मिली है, तो देखो दोस्तों स्थान राजस्थान जिले, राजस्थान राज्य में हनुमानगढ़, राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे। कौन सी? प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे। तो इस प्राचीन सरस्वती नदी को दोस्तों वर्तमान में घग्गर या हाकरा भी कहा जाता है। ये स्थान हो गया। इसका स्थान है राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में प्राचीन घग्गर नदी या प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे, जिसको वर्तमान में घग्गर या हाकरा कहते हैं। तो ये इसका स्थान हो गया। उसके बाद में हम दोस्तों इसके देखेंगे उपनाम। गरीब बस्ती, सिंधु सभ्यता के कालीबंगा नगर को गरीब बस्ती भी कहा जाता है। और इसको दूसरा उपनाम है इसका दोस्तों, दूसरा क्या नाम है उपनाम इसका? दूसरा उपनाम है दोस्तों दीनहीन बस्ती भी इसको कहा जाता है। तीसरा नाम है तीसरी राजधानी। राजस्थान के एक इतिहासकार हुए हैं दोस्तों दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है कि सिंधु सभ्यता की जो तीसरी राजधानी थी वो थी कालीबंगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कौन सी है। तो तीसरी राजधानी है दोस्तों क्या? कालीबंगा। पहली राजधानी थी हड़प्पा, दूसरी थी मोहनजोदड़ो और तीसरी है कालीबंगा। तो यहां तक मामला क्लियर है, यहां तक बात आपके समझ में आ गई होगी। यहां तक हमने देख लिया, इसका अर्थ देख लिया, इसका खोजकर्ता उत्खननकर्ता हमने देख लिया, इसका समय देख लिया और इसका स्थान हमने देख लिया कि किस स्थान पर कालीबंगा उत्खननकर्ताओं या खोजकर्ताओं को मिली। उसके बाद में हमने इसके उपनाम देख लिए। तो यहां तक बात क्लियर हो गई दोस्तों। अब आगे देखते हैं। आगे देखो दोस्तों, अब हम आगे देखेंगे कि कालीबंगा से हमको क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं वो देखते हैं दोस्तों हमें। तो देखो कालीबंगा से प्राप्त अवशेष देखो कि कालीबंगा से हमें कौन कौन से अवशेष हमारे उत्खननकर्ताओं को प्राप्त हुए हैं वो हम देखते हैं। तो देखो दोस्तों, हमें कालीबंगा से जूते हुए खेत के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
जुते हुए खेत के अवशेष, खेत के प्रमाण, ये हमको कहां से मिला? कालीबंगा से। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता के किस नगर से हमको जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं, तो वो है आपका नगर कालीबंगा। अब आगे देखो दोस्तों कि हमें सिंधु सभ्यता से हल के निशान भी, सॉरी कालीबंगा से हमको हल के निशान भी मिले हैं। कहां से मिले हैं ये निशान? कालीबंगा से हमें कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिल गए और हल के निशान भी हमको कालीबंगा से ही प्राप्त हो गए। अब आगे देखते हैं दूसरा हमको क्या मिला। दूसरा मिला कि एक साथ दो फसलों की बुआई, दो फसलों की बुआई कहां से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से। अब वो दोनों फसलें कौन कौन सी है दोस्तों? तो वो दोनों फसलें हैं आपकी चना और सरसों। कौन कौन सी है? चना और सरसों। ये दोनों फसलों एक साथ बोने के हमको प्रमाण या अवशेष कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि हमें यहां से 7 अग्निवेदियां मिली है। क्या मिली है? अग्निवेदियां। मैंने दोस्तों आपको अभी लोथल में भी बताया था कि हमें वहां से भी यज्ञ वेदियां प्राप्त हुई है और कालीबंगा से भी हमको यज्ञ वेदियां प्राप्त हुई है। और देखते हैं दोस्तों यहां से क्या मिला है। यहां से हमें एक बेलनाकार मुहर मिली है। क्या मिली है? बेलनाकार मुहर। कहां से मिली है? कालीबंगा से। ये बात क्लियर हो गई दोस्तों, आपके समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं कि हमें और कालीबंगा से क्या मिली है। तो देखो दोस्तों हमें कालीबंगा से कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं। क्या मिले हैं? कच्ची ईंटों के मकान। इसी कारण कालीबंगा को दीनहीन बस्ती कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दीनहीन बस्ती। क्योंकि सिंधु सभ्यता में एकमात्र नगर है जहां से हमें वहां के मकान कच्ची ईंटों से प्राप्त हुए हैं। इसी कारण इतिहासकारों ने कालीबंगा को दीनहीन बस्ती कहा है। तो यहां तक बात क्लियर हो गई दोस्तों, यहां तक समझ में आ गई आपके। तो आप आराम से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं, आपकी अनुमति हो तो। देखो दोस्तों अब हम आगे और देख रहे हैं कि हमें कालीबंगा से और क्या क्या चीजें हमको प्राप्त हुई है, तो वो देख रहे हैं हम। तो देखो दोस्तों आगे कि हमें यहां से लकड़ी की नालियां मिली है। किसकी दोस्तों? लकड़ी की। सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थान है जहां से हमें लकड़ी की नालियां मिली है। क्योंकि सिंधु सभ्यता के जितने भी नगर हैं हमें वहां से पक्की ईंटों के नालियां मिली है, लेकिन कालीबंगा से हमको लकड़ी की नाली या नालियां मिली है। देखो दोस्तों कालीबंगा सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थान है जहां से पक्की सड़कों के अवशेष मिले हैं। एकमात्र स्थान है सिंधु सभ्यता का। क्या मिला है? वहां से हमको पक्की सड़कों के अवशेष हमको प्राप्त हुए हैं। और वो स्थान कौन सा है आपका? तो वो स्थान है कालीबंगा। अब आगे देखो दोस्तों हमें सिंधु सभ्यता का कालीबंगा एकमात्र स्थान है जहां से हमको अलंकृत ईंटें मिली है। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। यहां ये बात हो गई कि हमें कालीबंगा से पक्की सड़कों के अवशेष मिले जो एकमात्र स्थान है, और हमें कालीबंगा ही एकमात्र स्थान है सिंधु सभ्यता का जहां से हमको क्या मिला है? अलंकृत ईंटों के अवशेष। अब देखते हैं दोस्तों आगे और क्या मिला है हमको सिंधु सभ्यता के कालीबंगा स्थान से। तो देखो दोस्तों हमें यहां से पूरा हाथी दांत मिला है। क्या मिला है? पूरा हाथी दांत। कितनी अच्छी बात है,
कहीं पर भी सिंधु सभ्यता के किसी भी नगर में पूरा हाथी दांत नहीं मिला, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिला है? कालीबंगा में। अब आगे देखो दोस्तों, हमें और क्या मिला है? हमें कालीबंगा से एक पल्ले वाला या एक पलड़े वाला दरवाजा मिला है। क्या मिला है? एक पलड़े वाला दरवाजा मिला है। कई बार प्रश्न आता है कि सिंधु सभ्यता के किस नगर से हमको एक पल्ले वाला या पलड़े वाला दरवाजा मिला है, तो आपका वो स्थान है कालीबंगा। आगे देखो दोस्तों, हमें सिंधु सभ्यता के कालीबंगा नामक नगर से क्या मिला है? ऊंट की अस्थियां मिली है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने आपको मोहनजोदड़ो में बताया था दोस्तों कि यहां से ऊंट की हड्डियां मिली है और कालीबंगा से ऊंट की अस्थियां मिली है। तो ये बात यहां क्लियर हो गई दोस्तों, कंफ्यूजन नहीं होगा आपका कि मोहनजोदड़ो से क्या मिला और कालीबंगा से क्या मिला। ये बात मैंने यहां क्लियर कर दी। अब आगे और देखते हैं दोस्तों कि हमें कालीबंगा से हाथी दांत का कंगा मिला है। क्या मिला है? हाथी दांत का कंगा मिला है। कहां से मिला है दोस्तों? कालीबंगा से हमको हाथी दांत का कंगा मिला है। ये बात हो गई दोस्तों यहां कालीबंगा की कि हमें कौन कौन से अवशेष हमको प्राप्त हुए हैं। अब उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों, यहां तक बात क्लियर हो गई, आ गया समझ में दोस्तों? आगे देखो, आगे देखते हैं कि हमें और कालीबंगा से कौन कौन से अवशेष या प्रमाण या साक्ष्य हमको मिलता है, वो देखते हैं दोस्तों। अभी कालीबंगा पूरा नहीं हुआ है, आगे भी और है। हम लगातार देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। देखो दोस्तों, आगे मैंने आपको लोथल में भी बताया था, कालीबंगा से खोपड़ी के सल्ले चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। सल्ले चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। ये बात मैंने आपको दोस्तों लोथल में भी बताई थी कि मैंने लोथल और कालीबंगा के अंदर प्राचीनतम शल्य चिकित्सा के प्रमाण हमको प्राप्त होते हैं। ये बात यहाँ क्लियर हो गई दोस्तों। आगे और देखो, हमें कालीबंगा से संसार का सबसे प्राचीनतम क्या मिला है? प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम भूकंप के अवशेष, भूकंप के अवशेष कहां से मिला है दोस्तों? तो वो मिला है आपका कालीबंगा से। कि संसार का प्राचीनतम अवशेष हमको कहां से प्राप्त हुए हैं? तो वो है दोस्तों आपका स्थान कालीबंगा। आपके प्रश्न कई बार पूछा गया है दोस्तों कि संसार का सबसे प्राचीनतम भूकंप के अवशेष हमको कहां से प्राप्त होते हैं, तो आपका वो स्थान है कालीबंगा। आगे देखो दोस्तों, कालीबंगा से हमको और क्या मिला है? यहां से तांबे की काले रंग की चूड़ियां मिली है। क्या मिली है? चूड़ियां। किस रंग की थी? काले रंग की। बात आ गई। आगे देखो दोस्तों, हमें कालीबंगा से कोई भी मातृ देवी की, कालीबंगा से हमें कोई भी मातृ देवी की मूर्ति नहीं मिली है। यह अपवाद है, कालीबंगा अपवाद है इसमें कि सिंधु सभ्यता के प्रत्येक नगर में कहीं ना कहीं हमें मातृ देवी से संबंधित कोई ना कोई मूर्तियां मिल जाती है, लेकिन आपके कालीबंगा से ये चीज हमको प्राप्त नहीं होता है। तो ध्यान रखने वाली बात है ये दोस्तों, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है आपके ये। अब आगे और देखते हैं दोस्तों कि कालीबंगा जो है वो स्वतंत्र भारत का, क्या? स्वतंत्र भारत का खोजा गया दूसरा स्थल था। कौन सा स्थल था? दूसरा स्थल था। देखो दोस्तों कितनी अच्छी बात है, कई बार भी एग्जाम में पूछा गया है आपके कि स्वतंत्र भारत का में खोजा गया दूसरा कौन सा स्थल है, तो वो है आपका कालीबंगा। और पहले की आप बात कर रहे हैं दोस्तों, तो पहला है, हम आगे पढ़ेंगे लेकिन मैं बता देता हूं, पहला है रोपड़।
भारत जब आजाद हुआ, आजादी के बाद में जो पहला स्थल सिंधु सभ्यता का भारत में खोजा गया वो था दोस्तों आपका रोपड़। रोपड़ के बाद में हमें भारत का आजाद होने के बाद में जो दूसरा स्थल था दोस्तों आपका वो है कालीबंगा। हाँ तो दोस्तों हमने कालीबंगा के बारे में पूरे डिटेल से हमने देख लिया है, जान लिया है, पढ़ लिया है। तो ये आपका कालीबंगा पूरा हो गया है। हाँ तो दोस्तों मैं आपको सिंधु सभ्यता पढ़ा रहा था। मैं दारा सिंह गुर्जर हूं, आपको इतिहास, भारतीय इतिहास में पढ़ाता हूं। भारतीय इतिहास में हमने पहला टॉपिक लिया है वैदिक सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का हमने कल की क्लास में उसका सामान्य परिचय और उसके एक स्थल के बारे में हमने जानकारी ले ली थी। वो स्थल था अपना हड़प्पा। आज हमने क्लास शुरू की अपनी मोहनजोदड़ो से। हमने मोहनजोदड़ो पढ़ लिया, मोहनजोदड़ो के बाद में हमने लोथल पढ़ लिया, लोथल के बाद हमने चौंदड़ो पढ़ लिया और चौंदड़ो के बाद में हमने कालीबंगा प्राप्त कर लिया। हाँ तो दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार हो। आप हमें हमारी क्लास को देख करके बताइए कि आपको कैसी लगी और क्या समस्या है आपकी, तो आप कमेंट भी करके हमें बता दीजिए कि हमारी जो क्लास है वो आपको कैसी लगी। तो नमस्कार दोस्तों आप सभी को मैं फिर से सभी को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार दोस्तों आप सभी का।